हेलो एवरीवन, एनक्लेक्स सीरीज में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं एनक्लेक्स के कुछ क्वेश्चंस हमने पहले करा चुके हैं। अब एनक्लेक्स के नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड कर रहे हैं। इसमें देखिएगा, ये जो सीआरई एग्जाम है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा। ए क्लाइंट विद द प्रीक्लेम्सिया हैज बीन रिसीविंग एन इन्फ्यूजन कंटेनिंग ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। क्या क्या चल रहा है? उसको MgSO4 का इन्फ्यूजन चल रहा है। प्रीक्लेम्सिया का पेशेंट है। ब्लड प्रेशर इज 160/80। डीप टेंडर रिफ्लेक्स जो है उसका 1+ है। एंड यूरिनरी आउटपुट उसका क्या है? पास्ट आवर्स में 100 ml, मतलब पास्ट आवर्स में 100 ml है। तो नर्स क्या करेगी? अब यहाँ देखिएगा, जो प्रीक्लेम्सिया क्या होता है, प्रीक्लेम्सिया में हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी बढ़ जाती है ना। ठीक है, तो प्रीक्लेम्सिया के जो सिम्टम्स है वो क्या है? HEL, हेल्प हेल्प सिंड्रोम ना। हेल्प मतलब हीमोलाइसिस हो जाता है, इसके अंदर हीमोलाइसिस हो जाता है। हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी का टूट जाती है ना, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। एलिवेटेड लीवर एंजाइम, एलिवेटेड लीवर एंजाइम और लो प्लेटलेट्स काउंट। प्लेटलेट्स काउंट क्या हो जाती है? लो हो जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस में जो बीपी उसका कितना है? 160/80 है। ठीक है, मतलब वैसे इसमें प्रीक्लेम्सिया में ज्यादा चला जाता है बीपी। यहाँ पे सिस्टोलिक जो है थोड़ा सा अपर साइड है, बाकी ठीक है। डीप टेंडर रिफ्लेक्स भी ठीक है। तो ये इसकी टॉक्सिसिटी का भी साइन नहीं मिल रहा है हमें, मतलब MgSO4 की टॉक्सिसिटी भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है कंटिन्यू द इन्फ्यूजन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट व्हाइल मॉनिटरिंग द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर। ये कंटिन्यू करना है हमें उसका, और बीपी मॉनिटर करते रहना है। ऑप्शन बी है स्टॉप द इन्फ्यूजन मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉन्टैक्ट टू द फिजिशियन। ऑप्शन सी है स्लो द इन्फ्यूजन एंड टर्न द क्लाइंट टू द लेफ्ट साइड। एंड ऑप्शन डी है एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड कंटिन्यू टू मॉनिटर द ब्लड प्रेशर। अब देखिएगा, यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है ये क्या है? एंटीडोट है। एंटीडोट किसका है? ये MgSO4 का। ठीक है, MgSO4 का एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। जब हम MgSO4 दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट हमें पेशेंट के साथ में रखना है। लेकिन ये कह रहा है एडमिनिस्टर क्यों करेंगे? हमें टॉक्सिसिटी का कोई साइन नहीं मिल रहा है, तो ये गलत हो गया। स्लो और स्टॉप नहीं करेंगे, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 112। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। अब यहाँ पे किसके बारे में पूछा है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो होते हैं उनका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होता है? ऑप्शन ए देखिएगा, एन अफेक्टेड न्यूबॉर्न हैज अनअफेक्टेड पेरेंट्स। ऑप्शन बी है एन अफेक्टेड न्यूबॉर्न हैज वन अफेक्टेड पेरेंट्स। एंड ऑप्शन सी है अफेक्टेड पेरेंट्स हैव 1 in 4 chance of the passing on the defective genes. And option D है affected parents have unaffected children who are carrier। तो जो अफेक्टेड पेरेंट्स हैं उनके बच्चे क्या हो सकते हैं? कैरियर हो सकते हैं। या फिर जो अफेक्टेड पेरेंट्स हैं उनके अंदर 1 in 4 चांस होता है कि डिफेक्टिव जीन हो। तो ये ऑप्शन हैं, इसमें तो जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो यहाँ पे बात करते हैं हम। देखें, जैसे ये जो है हम यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे ये जीन्स हैं, तो एक तो दो इधर से आएंगे फादर साइड से, दो मदर साइड से। तो मान लो यहाँ पे एक अफेक्टेड है, फादर एक अफेक्टेड है, तो इसमें कितना चांस हो जाएगा? 1/4, यानी कि एक बच्चा अफेक्टेड हो सकता है ना। यदि ये भी अफेक्टेड है तो अफेक्टेड होगा, बाकी ये कैरियर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है एन अफेक्टेड न्यूबॉर्न हैज अनअफेक्टेड पेरेंट्स। तो अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड कैसे होगा? पेरेंट्स भी अफेक्टेड होना चाहिए ना, तभी होगा ना। तो ये गलत हो गया। अफेक्टेड न्यूबॉर्न हैज 1 अफेक्टेड पेरेंट्स, तो एक अफेक्टेड पेरेंट्स है वो कैरियर होगा। क्या होगा? कैरियर होगा, वो अफेक्टेड नहीं होगा। यानी दोनों पेरेंट्स होंगे ना अफेक्टेड, तो ये डिसऑर्डर हो गया इसको। समझ में आया? यदि अफेक्टेड एक ही पेरेंट्स अफेक्टेड है तो कैरियर होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी है अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस हु आर कैरियर। तो जो अफेक्टेड पेरेंट्स है दोनों अफेक्टेड हैं, तो अनअफेक्टेड कैसे होगा? वो कैरियर नहीं होगा, वो तो अफेक्टेड ही पेरेंट बच्चा होगा। तो ये गलत हो गया, ये राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 113। ए प्रेग्नेंट क्लाइंट एज उसका 32 है। आस्क द नर्स
Why her doctor has recommended a serum alpha fetoprotein? उसको सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन क्यों दिया गया है? द नर्स शुड एक्सप्लेन द डॉक्टर हैज रिकमेंडेड दिस टेस्ट। तो देखिएगा, हमें आपको क्या बताना कि सीरम अल्फा प्रोटीन टेस्ट क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है बिकॉज इट इज ए स्टेट लॉ, ऑप्शन बी है टू डिटेक्ट कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स को, ऑप्शन सी है बिकॉज ऑफ हर एज, एंड ऑप्शन डी है टू डिटेक्ट द न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स। तो यहाँ पे देखिएगा जो अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट होता है वो किस लिए किया जाता है? न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, ये कोई स्टेट लॉ नहीं रहता है, ये जो भी जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वगैरह हैं उनको पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। ए क्लाइंट विद द हाइपोथायरॉयडिज्म आस्क्ड द नर्स इफ शी विल स्टिल नीड टू टेक द थायराइड मेडिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। हाइपोथायरॉयडिज्म है पेशेंट को, बोल रहा है कि अभी भी मेडिकेशन लेना है क्या? द नर्स रेस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट। तो प्रेग्नेंट लेडी को भी ये लेनी है कि नहीं लेनी है, तो नर्स क्या इसमें आंसर देगी? ऑप्शन ए है देयर इज नो नीड टू टेक द थायराइड मेडिकेशन बिकॉज द fetus thyroid produce thyroid stimulating hormone. Option B है regulation of thyroid medications is more difficult because of the thyroid glands increase in size during the pregnancy. And option C है it is more difficult to maintain thyroid regulation during pregnancy due to a slow of metabolism. Option D है fetal growth is arrested if thyroid medication is continued during the pregnancy. तो यहाँ पे देखिएगा कि ये पहला ऑप्शन गलत है कि मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई मेडिकेशन तो लेना पड़ सकता है। ऑप्शन बी है यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ थायराइड मेडिकेशन मोर डिफिकल्ट। हाँ बिल्कुल, ये डिफिकल्ट हो जाता है उसको रेगुलेट करना, क्योंकि इसमें साइज जो है थायराइड ग्लैंड की साइज क्या होती है? ट्रिपल हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, 3 गुना हो जाती है। तो ये राइट आंसर इसमें रहेगा। यहाँ पे है कि स्लो मेटाबॉलिज्म, तो प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है कि थायराइड फंक्शन स्लो हो जाए, ये भी गलत है। दूसरा है ये फिटल ग्रोथ को अरेस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। द नर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ए नियोनेटल असेसमेंट ऑन द फुल टर्म इन्फेंट। एट 1 minute द नर्स कुड एक्सपेक्ट टू फाइंड। ऑप्शन ए एन एपिकल पल्स of 100, and ऑप्शन बी है एब्सेंस ऑफ टर्म्स, एंड ऑप्शन सी है साइनोसिस ऑफ द फीट एंड हैंड्स, एंड ऑप्शन डी है जॉइंडिस ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा। तो यहाँ पे देखिएगा जो एपिकल पल्स होती है इसमें हम क्या करते हैं? अपगार करते हैं ना, अपगार स्कोर, ठीक है, अपगार स्कोर करते हैं इमीडिएटली आफ्टर बर्थ 1 to 5 मिनट्स पे। तो यहाँ पे देखिएगा जो पहला है एपिकल पल्स 100 है, तो एपिकल पल्स इसमें कितनी हो जाती है? मोर देन 100 होनी चाहिए, यानी कि 120 से 160 होनी चाहिए इसकी नॉर्मल एपिकल पल्स। तो ये गलत हो गया, ये कम है ना, ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग नहीं है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ टोन, तो एब्सेंस होगी तो भी ये भी एब्नॉर्मलिटीज को दिखाएगा। साइनोसिस एट द फीट एंड हैंड, साइनोसिस कहाँ पे हो रहा है? फीट एंड हैंड, इसको क्या बोलते हैं? एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस। नेक्स्ट है देखो जॉइंडिस ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा, तो जॉइंडिस दिखा रहा है स्किन एंड स्क्लेरा का, तो ये भी क्या है? पैथोलॉजिकल जॉइंडिस का कारण है, क्योंकि 1 मिनट्स के अंदर ही दिखा रहा है ना आफ्टर बर्थ, तो ये कौन सा जॉइंडिस हो सकता है? पैथोलॉजिकल। तो ये भी नहीं होगा आपका, ये नॉर्मल फाइंडिंग में आ जाता है। वैसे फिर भी एक्रोसाइनोसिस तो क्या होता है? नॉर्मल फाइंडिंग में आ जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 116। द क्लाइंट विद द सिकल सेल एनीमिया इज एडमिटेड टू द लेबर एंड डिलीवरी यूनिट ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द लेबर। क्या है? उसको सिकल सेल एनीमिया है पेशेंट को, और वो लेबर में एडमिटेड है। द नर्स शुड एंटिसिपेट द क्लाइंट्स नीड फॉर, तो फर्स्ट फेज में क्या नीड रहेगी पेशेंट को? ऑप्शन ए सप्लीमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, ऑप्शन सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंड ऑप्शन डी डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए सिकल सेल एनीमिया जो होता है, सिकल सेल में जो आरबीसी का शेप है वो सिकल लाइक हो जाता है। तो इसमें देखिएगा आरबीसी रप्चर भी होती है। यहाँ पे देखो इस टाइम में यदि वो एडमिट है फर्स्ट फेज के अंदर, तो उसको सप्लीमेंट ऑफ ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन की मतलब ये राइट आंसर रहेगा, ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी। दूसरा है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन हम इसमें नहीं करते हैं, सिकल सेल के अंदर फ्लूइड को क्या करते हैं? हम इंक्रीज करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की देखिएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की यहाँ पे जरूरत नहीं लग रही है, तो ये इसमें राइट आंसर नहीं रहेगा।
और ऑप्शन डी है डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सिकल सेल वालों को सिजेरियन सेक्शन से ही करेंगे, नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी भी हो सकती है उनकी। तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका रहेगा सप्लीमेंट ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा, क्लाइंट विद डायबिटीज हैज एन ऑर्डर फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी। क्या क्या एडवाइस किया गया है उसको? यूएसजी एडवाइस किया गया है और उसको क्या है? डायबिटीज है, डायबिटीज। प्रिपरेशन फॉर अल्ट्रासाउंड इंक्लूड, तो क्या प्रिपरेशन उसमें करना पड़ेगा? ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग द फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक को बढ़ाएंगे। लिमिट एम्बुलेशन, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर एन एनीमा, ऑप्शन डी है विद होल्ड फूड फॉर 8 आवर्स। अब यहाँ पे देखिए, जब भी यूएसजी करवाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि पानी पी के आओ, इंक्रीज वाटर इनटेक, वाटर इनटेक पानी पीना है और ब्लैडर खाली नहीं करना है, ब्लैडर खाली नहीं करना है ना कि वॉइड नहीं करना है, तो आपका यूएसजी अच्छे से होगा। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। लिमिट एम्बुलेशन नहीं है, पेशेंट खूब डोल सकता है, फिर सकता है, चल सकता है, तो ऐसे थोड़ी है कि लिमिट करना है आपको एम्बुलेट, ये भी गलत है। एडमिनिस्टर एनिमा, एनिमा एडमिनिस्टर करने की यहाँ भी जरूरत नहीं होती और विद होल्डिंग की भी जरूरत नहीं होती। तो पहला आंसर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 118, एन इन्फेंट हु वेट इज 8 पाउंड, कितना है वेट? 8 पाउंड है। एट बर्थ would be expected to weight how many pound at 1 year, तो 1 साल पे उसका वजन कितना हो जाएगा? तो हमें पता है कि जो एट बर्थ पे वेट होता है वो 1 ईयर पे कितना हो जाता है? ट्रिपल हो जाता है। कितना होता है? ट्रिपल हो जाता है। देखो वेट जो है दुगना कब होता है, डबल कब होता है? डबल होता है 6 मंथ पे और ट्रिपल कब होता है? 1 ईयर पे। तो 8 पाउंड है तो 8 गुणा 3 8 से 24 पाउंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 119, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट विथ ए हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल एडिक्शन इज शेड्यूल्ड फॉर नॉन स्ट्रेस टेस्ट। क्या एल्कोहल एडिक्टेड मदर आई है, ठीक है, प्रेग्नेंट है वो, और वो क्या शेड्यूल किया गया उसको? नॉन स्ट्रेस टेस्ट, द नियोनेट टेस्ट, नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट में क्या करते हैं? ऑप्शन ए देखिएगा, डिटरमाइन द लंग्स मैच्योरिटी ऑफ द फिटस, तो उसमें लंग्स की मैच्योरिटी देखते हैं क्या? नहीं। ऑप्शन बी है मेजर द एक्टिविटी ऑफ द फिटस, ऑप्शन सी है शो द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑन द फीटल हार्ट रेट, एंड ऑप्शन डी है मेजर द न्यूरोलॉजिकल वेल बीइंग ऑफ द फिटस। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो होता है वो क्या किसके लिए किया जाता है? मेजर द एक्टिविटी ऑफ फिटस, फिटस की एक्टिविटी को मेजर किया जाता है इससे, ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 120, ए फुल टर्म मेल हैज हाइपोस्पेडियासिस, क्या है उसको? हाइपोस्पेडियासिस। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द हाइपोस्पेडियासिस, तो हाइपोस्पेडियासिस क्या होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए यूरेथ्रल ओपनिंग इज एब्सेंट, ऑप्शन बी है द यूरेथ्रल ओपनिंग on the dorsal side of the penis, and option C है penis is shorter than the usual, and option D है urethra opens on the ventral side of the penis। तो हाइपोस्पेडियासिस क्या होता है? एबनॉर्मल ओपनिंग होती है किसकी? पेनिस की, तो एब्सेंट थोड़ी होती है, इसमें गलत हो गया। दूसरा पेनिस इज शॉर्टर, पेनिस शॉर्ट है तो ये भी गलत हो गया। अब दो बच्चे हमारे पास, अब कहाँ होती है? डोर्सल में होती है या वेंट्रल में होती है? तो डोर्सल में होती है। डोर्सल में होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोस्पेडियासिस, हाइपो मतलब नीचे, स्पेडियासिस, ठीक है, और वेंट्रल सरफेस पे होती है तो एपीस्पेडियासिस, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन बी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121, ए ग्रेविडा थर्ड पैरा सेकंड इज एडमिटेड टू द लेबर यूनिट, वेजाइनल एग्जाम रिवील्स, वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो क्या दिखता है? दैट द क्लाइंट सर्वाइक्स इज 8 सेंटीमीटर डायलेटेड विद कंप्लीट इफेसमेंट, डायलेटेड है और कंप्लीट इफेसमेंट है। द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस एट दिस टाइम, क्या प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस रहेगी? अल्ट्रेशन इन कोपिंग रिलेटेड टू पेन, तो यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस बताना है हमें। अल्ट्रेशन इन कोपिंग रिलेटेड टू पेन, कि पेन हो रहा है उससे अल्टरेट नहीं कर पा रही है, कोपिंग नहीं कर पा रही। ऑप्शन बी है पोटेंशियल फॉर इंजरी रिलेटेड टू प्रेसिपिटेट डिलीवरी, ऑप्शन सी है अल्ट्रेशन इन एलिमिनेशन रिलेटेड टू एनेस्थीसिया, एंड ऑप्शन डी है पोटेंशियल फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू एनपीओस्ट। तो यहाँ पे देखिएगा जो ये फ्लूइड वॉल्यूम का यहाँ पे कोई हमें बता नहीं रहा है, इनसफिशिएंट डाटा है कि फ्लूइड वॉल्यूम के बारे में कुछ बता नहीं रहा है, तो ये गलत हो गया। अल्ट्रेशन इन एलिमिनेशन,
रिलेटेड एनेस्थीसिया के बारे में कोई पता नहीं कि मैं एनेस्थीसिया दिया हुआ पेशेंट को, तो ये भी गलत हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हमारे पास दो बचे, पोटेंशियल इंजरी रिलेटेड टू प्रेसिपिटेट। यहाँ पे देखिएगा पोटेंशियल इंजरी क्यों होगी, क्योंकि उसका फुल डायलेटेशन हो गया, सर्विक्स का डायलेटेशन तो 8 सेंटीमीटर तो हो ही गया और कंप्लीट रिप्लेसमेंट है, तो इसकी भी जरूरत नहीं होगी। तो राइट आंसर रहेगा आपका अल्ट्रेशन इन कॉपिंग रिलेटेड टू पेन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 122, द क्लाइंट विद varicella will most likely have an order for which category of medication। तो क्या है पेशेंट को वेरिसिला है, तो कौन सी कैटेगरी की मेडिकेशन उसको मोस्ट लाइकली हेल्प देना पड़ेगा। हमने देखा एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटीवायरल एंड एंटीकोगुलेंट। तो देखिएगा वेरिसिला क्या है, वेरिसिला एक जोस्टर, जैसे वेरिसिला जोस्टर वायरस है, ये क्या है वायरस है, तो हम क्या देंगे एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे। राइट आंसर क्या है एंटीवायरल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 123, क्लाइंट इज एडमिटेड विद कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन। क्या किस कंप्लेन से आया है, चेस्ट पेन से। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स ऑर्डर शुड बी नर्स क्वेश्चन। तो कौन सी ड्रग्स दे रहे हैं तो उसमें नर्स क्वेश्चन करेगी। ऑप्शन ए है नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन बी एम्पिसिलिन, ऑप्शन सी प्रोप्रेनोल एंड ऑप्शन डी है वेरापेमिल। तो यहाँ पे देखिएगा उसको चेस्ट पेन हो रहा है तो नाइट्रोग्लिसरीन से ठीक हो सकता है चेस्ट पेन बिल्कुल। और ये दोनों क्या है ये दोनों क्या है बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। यहाँ पे एम्पिसिलिन क्या है, ये एंटीबॉडी है, एंटीबायोटिक है, अब यहाँ पे एंटीबायोटिक देने की क्या जरूरत आ रही है बताइए। तो इसलिए क्योंकि दवाई देंगे तब नर्स उस पर क्वेश्चन करेगी, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 124, which of the following instructions should be included in the teaching for the client with rheumatoid arthritis। तो rheumatoid arthritis के पेशेंट को कौन सी टीचिंग जो है इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा टीचिंग में। ऑप्शन ए है अवॉइड एक्सरसाइज बिकॉज इट फैटिग द जॉइंट्स, कि एक्सरसाइज नहीं करना है आपको। ऑप्शन बी है टेक द प्रिस्क्राइब्ड एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन विद मील, एंड ऑप्शन सी है अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड पैकेज टू अफेक्टेड जॉइंट्स। तो आपको अल्टरनेट लगाना है, कभी हॉट पैक लगाना है, कभी कोल्ड पैक लगाना है। ऑप्शन डी है अवॉइड वेट बियरिंग एक्टिविटी। तो क्या इसमें हम शामिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा पहला है अवॉइड एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज को अवॉइड नहीं करना है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी है, लेकिन जॉइंट पे नहीं करना है ना, बाकी एक्सरसाइज तो करनी है। दूसरा है टेक प्रिस्क्राइब एंटी इंफ्लेमेटरी, बिल्कुल मेडिकेशन जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेगा और मील के साथ लेगा, तो इसमें जॉइंट हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि खाली पेट लिया मील के साथ नहीं लिया तो वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कर सकती हैं, गैस्ट्रेशनल इरिटेशन कर सकती हैं। ऑप्शन सी है यहाँ पे अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड, तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन नहीं लगाना है उस पर। यदि हम उसके पेन को रिड्यूस करना है तो वार्म मॉइस्ट सॉक हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट है अवॉइड वेट बियरिंग एक्टिविटी, तो वेट बियरिंग एक्टिविटी लाइक जैसे वॉकिंग है तो ये हमें अवॉइड नहीं करवाना है, ये हेल्पफुल होते हैं, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, ए क्लाइंट विद एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इज एक्सपीरियंसिंग सीवियर एब्डोमिनल पेन। क्या है उसको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है और सीवियर एब्डोमिनल पेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन, तो इनमें से कौन सी मेडिकेशन यदि देंगे तो नर्स क्वेश्चन करेगी, यानी कि वो मेडिकेशन उसके लिए नहीं है। ऑप्शन ए है मेपेरिडिन, ऑप्शन बी है माइल्डा, ऑप्शन सी है सिमेटिडिन एंड ऑप्शन डी है मॉर्फिन। तो यहाँ पे देखिएगा जो मॉर्फिन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है किसमें, पैनक्रियाटाइटिस में, ठीक है। पैनक्रियाटाइटिस में क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्यों होती है, ये क्या करती है, मसल्स स्पाज्म कर जाती है, तो जहां पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है, ठीक है, जहां से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है तो वो उसको क्लोज करवा देती है, उसको स्पाज्म करवा देती है, क्लोज हो जाता है, जिससे पैनक्रियाटिक जूस निकलता ही नहीं है और पैनक्रियाटिक प्रेशर और बढ़ जाता है। इसलिए पैनक्रियाटाइटिस में मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। यदि मॉर्फिन यदि दे रहे हैं तो नर्स क्या करेगी, क्वेश्चन करेगी। नेक्स्ट है 126, द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द केमिकल डिपेंडेंस यूनिट with an order of continuous observation के लिए एडमिट हुआ है। The nurse is aware that the doctor has ordered continue observation because, क्यों इसको continue observation में रखा है पेशेंट को, ठीक है, केमिकल डिपेंडेंस पेशेंट है। तो ऑप्शन ए है
hallucinogenic drugs create both stimulant and depressant effect. ऑप्शन बी है hallucinogenic drugs जो है induce a state of altered prescription, एंड ऑप्शन सी है hallucinogenic drugs प्रोड्यूस सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. ऑप्शन डी है जो ये hallucinogenic drugs हैं वो इंड्यूस करती हैं रैपिड फिजिकल डिपेंडेंस. तो इसमें जो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि जो hallucinogenic drugs हैं वो क्या करती हैं? अल्टर्ड परसेप्शन करवाती है. ठीक है, अल्टर्ड परसेप्शन करवाती है. तो राइट आंसर ये रहेगा आपका ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 127 है क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ अब्यूजिंग barbiturates abruptly stop during use. The nurse should give priority to assessing the client for. ठीक है, एक हिस्ट्री है. क्या क्या हिस्ट्री है पेशेंट की? अब्यूजिंग द बार्बिट्रेट्स एब्रप्टली, और स्टॉप कर दिया उसने उस ड्रग्स को यूज करना. अब तो उस पर क्या असेस करेगी? ऑप्शन ए है डिप्रेशन एंड सुसाइडल आइडिएशन आएंगे उसको. ऑप्शन बी है टैकीकार्डिया एंड डायरिया रहेगा. ऑप्शन सी है मसल्स क्रैम्पिंग एंड एब्डोमिनल पेन. ऑप्शन डी है टैकीकार्डिया एंड यूफोरिक मूड. तो देखिएगा जब भी बार्बिट्रेट्स पेशेंट बंद कर देगा सडनली तो उसके अंदर क्या होगा? टैकीकार्डिया एंड डायरिया हो सकता है उसके अंदर. ठीक है, मसल्स क्रैम्प्स नहीं होगा, सेडेशन आइडिया भी नहीं आएंगे, ये सुसाइडल और टैकीकार्डिया होगा लेकिन यूफोरिक मूड नहीं होगा. ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा. इसमें रहेगा टैकीकार्डिया, डायरिया एंड टैकीपीनिया. टैकीपीनिया भी इसमें रहेगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128. ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ लेबरिंग क्लाइंट द नर्स नोट दैट द FHT are loudest in the upper right quadrant. The infant is most likely in which position? तो ऑप्शन ए है राइट ब्रिज प्रेजेंटेशन. ऑप्शन बी राइट ओसिपिटल एंटीरियर प्रेजेंटेशन. ऑप्शन सी है लेफ्ट सैक्रल एंटीरियर प्रेजेंटेशन. ऑप्शन डी है लेफ्ट ओसिपिटल ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन. तो देखिएगा जब असेसमेंट किया जा रहा है लेबर क्लाइंट को तो उसकी जो फीटल हार्ट टोन है वो कहाँ पे लाउडेस्ट है? अपर राइट क्वाड्रेंट में. कहाँ पे है? अपर राइट क्वाड्रेंट में है. तो फीटल पोजीशन क्या रहेगी? अब यहाँ पे देखिएगा जो अपर राइट क्वाड्रेंट में उसको सुनाई दे रहा है ना, जैसे मान लो यूट्रस है, इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है मैंने. तो ये अपर पार्ट हो गया, ये अपर राइट हो गया है ना, ये अपर लेफ्ट हो गया, ये लोअर राइट और लोअर लेफ्ट हो गया. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हार्ट सुनाई दे रहा है वो यहाँ सुनाई दे रहा है. तो पेशेंट कैसे होगा? ऐसे होगा, है ना. इधर उसका सिर होगा, है ना, इधर ऐसे होगा. तो यहाँ पे ज्यादा सुनाई देगा ना, इसलिए ज्यादा सुनाई दे रहा है लाउड. तो उसकी पोजीशन कैसे होगी? देखो ये पोजीशन हो गई. तो ये क्या है? ये देखो ऑप्शन है यानी ब्रिज प्रेजेंटेशन हो गया. ठीक है, ब्रिज हो गया. यहाँ पे देखो ओसिपिटल ट्रांसवर्स पोजीशन ये भी गलत हो गया और ऑक्सीपिटल एंटीरियर पोजीशन ये भी गलत हो गया. अब यहाँ पे बचे 2 ऑप्शन, राइट ब्रिज और लेफ्ट सैक्रल. तो सैक्रल तो है जो लेफ्ट में नहीं है, किधर है? राइट में, राइट लोअर यानी राइट सैक्रल है. राइट आंसर रहेगा इसमें. लेफ्ट सैक्रल गलत हो जाएगा. तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट ब्रिज प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट देखिएगा 129. द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ अस्थमा इज. तो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन क्या रहेगी? ऑप्शन ए है ब्रोंक्यूलर इन्फ्लामेशन एंड डिस्निया. ऑप्शन बी है हाइपर सिक्रेशन ऑफ एबनॉर्मली विकस विस्कस म्यूकस. एंड ऑप्शन सी है इन्फेक्टियस प्रोसेस causing mucosal edema. एंड ऑप्शन डी है spasm of bronchiolar smooth muscles. अब यहाँ पे पूछा है प्राइमरी अल्ट्रेशन क्या है? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल. तो अस्थमा के अंदर क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? तो स्पाज्म ऑफ ब्रोंक्यूलर, तो ब्रोंक्यूलर स्पाज्म इसके अंदर होता है. ये सब प्राइमरी नहीं है. तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 130. द क्लाइंट विद मेनिया इज अनेबल टू फिनिश हर डिनर. मेनिया का पेशेंट है, डिनर फिनिश नहीं कर पा रहा है. टू हेल्प हर मेंटेन सफिशिएंट नरिशमेंट द नर्स शुड. तो क्लाइंट है मेनिया का, अनेबल टू फिनिश हर डिनर, टू हेल्प हर मेंटेन सफिशिएंट नरिशमेंट, तो नर्स शुड डू. तो नर्स क्या करेगी? देखिए ऑप्शन ए है सर्व हाई कैलोरी फूड दैट शी कैन कैरी विद हर.
ऑप्शन बी है encourage her appetite by spending out for the her favorite food, and option C है serve her small attractively arranged proteins arranged portion. ऑप्शन डी है allow her in unit kitchen for extra food whenever she please. तो इसमें क्या करेगी उसको खाने का को वो करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए जो मैनिया पेशेंट है वो एक जगह रुकेगा नहीं, एक जगह तो रुकेगा नहीं, वो तो ऐसे ही घूमता फिरता रहेगा, तो उसको जो है सर्व करेंगे हाई कैलोरी फूड जो खुद के साथ ले जा सके, क्योंकि जो वो इधर उधर गेम खेलता हुआ या कूदता हुआ उसको खा लेगा। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर रहेगा। To maintain brain structure, the nurse must take certain that the child's option A hips are resting on the bed with the legs suspended at the right angle to the bed, and option B है hip are slightly elevated above the bed and the edge and the legs suspended at the right angle of the bed. Option C है hips are elevated above the level of the body on a pillow and the legs suspended parallel to the bed, and option D है hips and legs are flat on the bed with the traction positioned at the foot of the bed. तो देखिए ब्रियंट ट्रैक्शन ये होता है, ये क्या होता है, ब्रियंट ट्रैक्शन होता है। इसके अंदर देखो जो ये बटक्स है स्लाइटली एलिवेटेड होने चाहिए ऊपर और नी स्लाइटली फ्लेक्स्ड होने चाहिए, इस टाइप से ये जो ट्रैक्शन है ब्रियंट ट्रैक्शन ये अप्लाइड होता है। तो इसमें क्या आंसर राइट रहेगा देखिएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर रहेगा। हिप्स आर स्लाइटली एलिवेटेड है ना अबव द बेड एंड द लेग्स सस्पेंडेड एट द राइट एंगल टू द बेड, तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 132 विच एक्शन बाय द नर्स इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग द हर्पिस जोस्टर, हर्पिस जोस्टर के बारे में क्या सही है। ऑप्शन ए है द नर्स कवर द लीजन विद द स्टेराइल ड्रेसिंग, तो लीजन से उनको स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर करना है। ऑप्शन बी है द नर्स वियर द ग्लव्स व्हेन द प्रोवाइडिंग केयर, ऑप्शन सी है नर्स एडमिनिस्टर ए प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स, एंड ऑप्शन डी है द नर्स एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। तो देखो हर्पिस जोस्टर क्या है, एक वायरस है, तो एंटीबायोटिक का तो यहाँ पे कोई काम नहीं रहा ना, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस रखने हैं, तो ग्लव्स हमें पहनना रहेगा, ठीक है। स्टेराइल ड्रेसिंग की कवर करने की जरूरत नहीं रहेगी और ऑक्सीजन की भी यहाँ पे जरूरत नहीं रहेगी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा 133 द क्लाइंट हैज एन ऑर्डर फॉर द ट्रो टू बी ड्रॉन ऑन द क्लाइंट रिसीविंग वैनकोमाइसिन, क्या रिसीव किया है वैनकोमाइसिन, द नर्स इज अवेयर दैट द नर्स शुड कॉन्टेक्ट द लैब इन ऑर्डर फॉर देम टू कलेक्ट द ब्लड। तो यहाँ पे देखिएगा वैनकोमाइसिन का ट्रोट लेवल देखा जा रहा है, तो यहाँ पे दो चीज होती है, एक तो होता है पीक लेवल, एक होता है पीक लेवल देखा जाता है, एक लेवल देखा जाता है कौन सा आपका ट्राउट लेवल TROUGH ट्रोट लेवल। यहाँ पे जो पीक लेवल होता है ना, पीक लेवल तो क्या होता है मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ड्रग्स की किसके अंदर, ब्लड में, ब्लड के अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ड्रग्स की, वो पीक लेवल होता है। ये क्या होता है आपका 30 मिनट्स आफ्टर इन्फ्यूजन, जैसे इन्फ्यूजन किया है तो 30 मिनट्स आफ्टर जो रहता है वो पीक लेवल होता है। और ट्रो लेवल क्या होता है, ये जो होता है ये है ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, जो है ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन होती है, उसको ट्रो लेवल कहा जाता है। और ये कब होता है 30 मिनट पहले नेक्स्ट इन्फ्यूजन के, जब भी नेक्स्ट इन्फ्यूजन देना है उसको 30 मिनट पहले का जो टेस्ट किया जाता है वो आपका ट्रो लेवल होता है। तो यहाँ पे ट्रो लेवल पूछा है तो इसमें रहेगा आपका 30 मिनट बिफोर द इन्फ्यूजन, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134 द क्लाइंट यूजिंग द डायफ्राम शुड बी इंस्ट्रक्टेड, डायफ्राम के बारे में कौन सी बात सही है, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए है रिफ्रेन फ्रॉम कीपिंग द डायफ्राम इज लॉन्गर देन 4 आवर्स, तो देखिएगा रिफ्रेन करना है, उनको बंद करना है किससे ज्यादा, 4 आवर से ज्यादा। ऑप्शन बी है कीप द डायफ्राम इन द कूल लोकेशन, ऑप्शन सी है हैव द डायफ्राम रिसाइज्ड इफ सी गेन 5 पॉइंट्स, एंड ऑप्शन डी हैव द डायफ्राम रिसाइज्ड इफ सी हैज एनी सर्जरी। तो यहाँ पे देखिएगा रिसाइज्ड कब होता है,
जब वेट कितना गेन हो, 10 पाउंड से ज्यादा, 10 पाउंड और से ज्यादा वेट गेन हो जाए या लॉस हो जाए तो रिसाइज हो जाता है। दूसरा एब्डोमिनल सर्जरी में, एनी सर्जरी में नहीं होता, एब्डोमिनल सर्जरी होती है तो होता है। तो ये दोनों गलत हो गए ना, ठीक है। कीप द डायफ्राम इन द कूल लोकेशन, बिल्कुल कूल लोकेशन पे उसको रखना है, और लॉन्गर देन 4 आवर्स नहीं, लॉन्गर देन 8 आवर्स इसमें आएगा। तो ऑप्शन बी राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।